हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। आज है 18 नवंबर। पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ दीजिए। वर्ल्ड में क्या चल रहा है? मैसिव मिसाइल, यूक्रेन इंफ्रा विल सीक शेख हसीना एक्सट्राडिशन फ्रॉम इंडिया। फाइनल मीटिंग जीडीपी। फाइनल मीटिंग जीडीपी डिफेंस चाइनीज पोजीशन ऑन यूक्रेन। ऑयल इंडस्ट्री सीईओ एंड फॉसिल फ्यूल डिफेंडर क्रिस राइट टू बी ट्रम्प्स एनर्जी सेक्रेटरी। इजरायली स्ट्राइक्स किल 72। इजराइल सेंड्स ड्राफ्ट। और कहीं ज्यादा चल रहा है। वर्ल्ड लुक्स टू G20 इन रियो फॉर प्रोग्रेस इन क्लाइमेट टॉक्स। फर्स्ट बैटल अलायंस। चलिए ठीक है, हम सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। महाराष्ट्र पोल, बुलडोजर एक्शन। पर्सनली बेस्ड तो जनरली ज्यादा नहीं है। JVP, डेस्टिनेशन इन गोवा, रीचिंग आउट इथे है, ये थोड़ा देख सकते हैं। रेजिंग द बार नहीं। ये CO2, अफ्सपा नहीं। चलिए ठीक है, फिर अफ्सपा एक है, CO2 और AI से स्टार्ट करेंगे हम। चलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस, द स्केल एंड साइज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इज यूनिक टू इंडिया, मस्ट बी फुल्ली एक्सप्लॉइटेड। सही बात है, क्योंकि AI जितना हम अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे उतना अच्छा है हमारे ग्रोथ के लिए। चलिए स्टार्ट करें फिर। The last 10 years have seen a major transformation in India. The Indian economy has become the fifth largest in the world. Alongside the size of the government budget has tripled. Many other milestones has been surpassed, but there is one factor that has transformed India: the quality of governance. Using technology and formulating a vision of digital public infrastructure, PM Narendra Modi has transformed governance from leaky and dysfunctional to one where citizens are being directly served by the country. Through DPI, he has demonstrated how the power of technology can be harnessed as a powerful। देखो, गवर्नेंस की जब बात आती है ना, तब हमें ये सब लिखना पड़ेगा कि भाई जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे लीकी जो होने वाले थे, लीकी या फिर लीकी डिसफंक्शनल जो भी है, प्रॉब्लमेटिक, जैसे कि करप्शन हो गया, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स थे, तो डिजिटलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिल रही है। जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज है तो उन्हें मिल रहा है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अभी इसमें कौन सी गवर्नमेंट है क्या है वो हमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कोट कर सकते हैं, पर जनरली ज़्यादातर कोट नहीं किया तो अच्छा ही रहेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ AI। ठीक है, इन्होंने सीधा ट्रांजिशन ही मार दिया। बस लीकी और डिसफंक्शनल जो सिटीजन्स थे पहले, डायरेक्टली सर्व कर रहे थे गवर्नमेंट। वी आर लिविंग इन द AI। मोस्ट कन्वर्सेशंस अबाउट AI टेंड टू गेट hyperbolic and giddy with excitement about the possibilities it represents. Much of this excitement is justified. There have many conversations. Will AI transform computing? Will LLMs be the next operating system? I guess large language models है ये। Will token replace bits and bytes? Can AI do language translation? Can AI accelerate medicine recovery? देखो, इस सब के आंसर अभी अभी ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई इतना सब पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कि जो कंप्यूटिंग की, देखो कंप्यूटिंग में तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है उन्होंने।
मतलब कंप्यूटर अभी ऐसा एज सच कंप्यूटर नहीं रहा। पहले का कंप्यूटर किसके लिए बनाया था पता है? कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेटर के लिए यूज कर रहे थे हम पहले कंप्यूटर। और आज देख सकते हो आप सीधा एआई जनरेटिव एआई वगैरह बहुत सारा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो हम देखेंगे। एआई में मेरे हिसाब से एआई साइंस और टेक में है अभी, तो वो भी देखेंगे। कैन एआई डू लैंग्वेज ट्रांसलेशन? इजीली कर सकता है। अब मेडिसिन डिस्कवरी में तो एआई इज मेनी थिंग्स। At its core, the promise is that it has the power to deliver more with less. It is an enabler of the coming wave of innovation. It could lead to machines, platforms with human-like intelligence if we achieve the holy grail of artificial general intelligence. Accelerate progress in several use cases from healthcare to security. तो वही ब्रॉडली बताया कि भाई हमें बहुत ज़्यादा इसमें अगर हम यूटिलाइज करें तो बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आई बिलीव दैट द बिगेस्ट यूज केस फॉर एआई इज समथिंग दैट विल इम्पैक्ट एवरी सिटीजन, जो कि है गवर्नेंस। देखो एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर देखा जाए एज अ सिटीजन के ऊपर, तो गवर्नेंस सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो गवर्नेंस मतलब क्या रहता है कि टू गवर्न मतलब क्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी समझो ये सिटीजन है और ये गवर्नमेंट है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला गवर्नेंस रहता है। अभी इसमें कुछ भी आ सकता है, पेंशन आ सकते हैं, तुम्हारे स्कीम्स आ सकते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ही पूरा अच्छे से गवर्नेंस अच्छे से हो गया तो सिटीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए। सो द की किलर ऐप फॉर एआई कैन विल बी गवर्नेंस विच आई कॉल गवर्नमेंट जीओबी एआई। देर आर थ्री ट्रेंड्स दैट आर ड्राइविंग दिस। ठीक है, इन्होंने बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट एआई अच्छा आएगा, गवर्नेंस एआई। फर्स्ट, द पेस ऑफ डिजिटाइजेशन इज रैपिडली एक्सलेटिंग। करंटली 90 करोड़ इंडियंस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड बाय 2026 120 करोड़। देखो ये डाटा भी अच्छा खासा है। 90 करोड़ अभी इंडियंस के पास इंटरनेट आ गया है, और आगे जाके तो 2026 तक, मतलब एक आने वाले 2 साल में तो 120 करोड़ हो जाएगा, making India the largest connected and digitalized country in the world. Fintechs and many over 1 lakh startups that have grown in the last few years have been boosted by the government's digital moves. Go AI can will catalyze। देखो इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की है कि अगर गवर्नमेंट एआई आता है या गवर्नेंस एआई आता है, तो पहली बात तो हमारे पास इंटरनेट की कमी नहीं है, मतलब कनेक्टेडनेस होता है। ठीक है, कनेक्टेड है हम। प्लस जो स्टार्टअप्स है ये भी ज़्यादा बढ़ने लग गए और गवर्नमेंट के डिजिटल मूव्स को और बूस्ट कर रहे हैं, और ये कैटलाइज करेंगे इंडियन एआई सिस्टम के लिए। ह्यूज इकोसिस्टम आएगा स्टार्टअप्स का, बिल्डिंग एआई मॉडल, प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म्स। Government's digitalization initiatives and its moves therein with will be significant. The scale and size of this operation is unique to India. ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए सेकंड पॉइंट दिया उन्होंने स्टार्टअप्स का। पहला पॉइंट दिया कि भाई डिजिटलाइजेशन का। फिर सेकंड, एज मोर एंड मोर इंडियंस कनेक्ट टू एंड यूज द इंटरनेट एंड डिजिटल इकोसिस्टम व्हिच इज कंज्यूमिंग एंड जनरेटिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, दिस इज आल्सो मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा रिपोजिटरीज इन द वर्ल्ड। DPIs, digital public infrastructure, and digitalization have made governments big repositories of personal and non-personal data। देखो डाटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, अभी के लिए डाटा के ऊपर सब खेल चल रहा है। आप जो यू FB या फिर इंस्टा या अपने रील्स देखने के लिए नहीं कर रहे हो, आपका पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक स्टडी था, आई गेस उसने बस 1 महीना यूज किया था उसका इंटरनेट वगैरह, और कंपनी को पूछा था कि भाई मेरे ऊपर जो भी डाटा है ना आप मुझे सेंड कीजिए। तो उन्होंने कुछ तो 800 पेजेस का डाटा भेज दिया था, बस एक अकेली लड़की के ऊपर। उसके पसंद नापसंद, वो कहाँ जा रही है, कितना घूम रही है, उसको क्या क्या, उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या नहीं पसंद, इतना डिटेल मुझे लगता है उसके फ्रेंड्स या उसको किसी को नहीं पता रहेगा जितना इनके पास पता रहता है। तो डाटा का बहुत डेंजर अभी तो, अभी आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं सतर्क रहिए। जो भी आपके फोटोज वगैरह रहेंगे ना तो डाला करिए, क्योंकि देखो फोटोज के ऊपर भी अभी बहुत सारा चल रहा है। आपने बहुत सारे रश्मिका मंदाना का या फिर और कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के उन्होंने जनरेटिव एआई करके है देखो, तो उन्होंने पूरा अलग ही डीप डीप फेक बोलते हैं उसे। ठीक है, डीप फेक किसी और का चेहरा किसी और के बॉडी पर लगा के ऐसा लगता ही नहीं कि वो दूसरी की बॉडी है, इतना डेंजर क्या है। डाटा इन टर्न इज द फ्यूल दैट ट्रेन्स एआई मॉडल्स एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दिस मॉडल्स। अभी ये सब डाटा इनके पास मिल गया, सभी हर एक जो भी है क्या बोलते हैं सिटीजन से गवर्नमेंट के पास आ गया, तो उसको अभी कैसे यूटिलाइज करना है ये अभी इनके ऊपर है। ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड मॉडल्स अराउंड दैट डाटा सेट्स, देर इज एन एग्जैक्ट एक्सपेक्ट exciting architecture for government that is also with small language models, LLMs that create a very unique AI ecosystem to build, deploy, deliver. The India AI program has already initiated a government data set led India set data sets program that will, देखो अब इतना डाटा डाटा की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने कुछ किया है कि इसके रिगार्डिंग, तो इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया डाटा सेट्स प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरा गवर्नमेंट एआई मॉडल्स को और ये सेफ गार्ड करेगा जो भी मिसयूज हो रहा है पर्सनल डेटा का।
Third, in the post-COVID world, governments around the world are looking for ways to do more there with their resources. There is a race to become efficient. Becoming efficient is becoming a political goal for many governments, including the US, being asked by President-elect Donald Trump to focus on it. देखो एफिशिएंसी, थर्ड पॉइंट एफिशिएंसी मैटर आ रहा है अभी। एफिशिएंसी मतलब क्या, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। द फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट एड्रेस द dysfunctionalities and transformed India. With the intersection of DP and AI, the government can become more efficient and ensure that the same resources can be used to make an impact across broader spectrum, society. For an economy like India, with spending of rupees 48 lakh crore this year, the growing rapidly every year, AI can be a kinetic enabler in extending the impact of this public spending and investment. AI can and DPI रीइमेजिन गवर्नेंस एंड हेजन द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, ये बस उसी को खींच रहे हैं पॉइंट को कि डिसफंक्शनल और ट्रांसफॉर्म किया है, कर सकते हैं। फर्स्ट फेज जो है ये हमारे पास ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी के पास जाएगा, हम रीइमेजिन कर सकते हैं गवर्नेंस को, मैक्सिमम गवर्नेंस आएगा। दिस किलर एप्लेट्स और एसएलएम्स टू रीइमेजिन गवर्नेंस कुड इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग: गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड फाइनेंसेस पॉलिसी एंड स्कीम, डिजाइन एंड परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्टिंग, हेल्थ केयर प्रोडक्शन, मेडिसिन डिस्कवरी। अब इसके एप्लीकेशन देखो, देखो एआई के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इज एआई बोन और बेन? आप लगा तो ये मुझे ऐसे लिख के भेज देना 1200 वर्ड्स के लिए, ठीक है। और ब्लैंक शीट पे लिखना जहां पर ये दो साइड स्पेस देना चाहिए आपने। मतलब देखो ये पेज है आपका, ये पेज है, इधर एक थोड़ा सा स्पेस देना और इधर थोड़ा सा एक स्पेस देना, और इधर ही लिखना, ये इधर नहीं लिखना चाहिए। ये यूपीएससी मेंस का आंसर शीट रहता है ऐसा, इधर यूपीएससी लिखा रहता है और इधर क्वेश्चन लिखा रहता है और आपको इतना स्पेस दिया रहता है। तो एक ऐसे कितने पेजेस होने चाहिए? इधर ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स बैठने चाहिए, ठीक है, हर एक पेज पे। 100 भी नहीं बोल सकते, हाँ ठीक है 100 बोल सकते हैं। तो ऐसे कितने, 6 पेजेस होने चाहिए बैक टू बैक। चलिए, economic and lively cyber security, law and order, power of AI in reimagining governance cannot be overstated. I prefer describing AI as a kinetic enabler for the next wave of reimagining our governance. ठीक है, मतलब ये India is the current chair GPAI, Global Partnership of AI, has led the move to ensure। GPAI क्या है? ये थोड़ा नया दिख रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई। स्लो चलिए। चलिए देखते क्या है। ये तो समिट तो है, वैसे इंडिया लीड शेयर है। जीपीआई जो है वो 28 कंट्रीज का अलायंस है। यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। जीपीआई किधर दिखा है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो। ये टेक्नोलॉजी नीड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यू, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। दिल्ली डिक्लेरेशन और जीपीआई, एरावत इनिशिएटिव, ये हमने पढ़ा था शायद, एरावत इनिशिएटिव। देखो ये संसद टीवी डिस्कशन में भी एआई का, ये एआई वाला आप लगा तो मैं ये लिंक डाल दूंगा नीचे, ये पढ़ना पड़ेगा एआई के रिगार्डिंग, क्यों इसका इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन तो छोड़ दीजिए, इंडिया और एआई में क्या मतलब बेनिफिट्स वगैरह तो हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पहले तो हम ये देखते हैं। अब की हाइलाइट्स क्या थे जीपीआई समिट के? हाइलाइटिंग द एरा ऑफ इनिशिएटिव एंड रेजिंग कंसर्न्स ऑफ द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डीप टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीप टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, डीप फेक बहुत डेंजर होने वाला है। युवा UAI was prominently featured at the GPA summit with the winners of UAI initiative study local language digitalization, responsible AI, data governance, future of work। मतलब मोटा मोटा तौर पर तो वही है। अच्छा, एरावत इधर ही दिया है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एरावत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज। अभी देखो एरावत क्या है, किससे रिलेटेड आएगा, बस इतने क्वेश्चन आएगा, एरावत इज रिलेटेड टू, बस आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा फिर क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एग्रीकल्चर, ऐसा ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देते हैं। आपका देखो अवेयर सिटीजन आप कितने हो वो ही देखा जाता है इसमें, और इसमें थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना चलेगा। डीप फेक आपको पता है, फेक इमेजेस फेक वीडियोस कुछ भी बना सकती है, फेक इमेज भी बना सकते हैं। डीप लर्निंग अलग है, डीप फेक अलग है, ठीक है। डीप लर्निंग मतलब क्या, वो खुद का खुद लर्निंग मोड में जाता है, पूरा ऑटोमेटिक लर्न करता है वो खुद का खुद। अभी वो खुद का खुद डाटा बनाएगा। अभी देखो अगर डीप लर्निंग की बात किया जाए तो उसको एक चेस बोर्ड है, उसको बस बताया गया कि हर एक पीस कैसा चलता है, उसके हिसाब से उसने आई गेस कुछ तो सेकंड्स में बिलियंस में उसने कॉम्बिनेशन पूरा सीख लिया था। तो समझ सकते हो फिर।
तो ये GPAI ये था। तो हम अभी करंटली चेयरपर्सन है हम इसके। मतलब कितने कंट्रीज थे इसमें आपको पता है? कमेंट सेक्शन में बताना, हमने अभी देखा। द कंट्री सक्सेस इन यूजिंग ए गवर्नेंस इज इमर्जिंग। अच्छा ठीक है। द लास्ट 10 years हैव बीन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लगा ही था मुझे कि ये बार बार किसी को कोट कर रहे थे। कोई बात नहीं। पर एआई के यूज आप मुझे वो ऐसे बता देना। इसमें तो कुछ है भी नहीं क्या? हाँ, CO2 देखते हैं अभी। अभी स्लो है ये, थोड़ा हैंग होने लग गया है। चलिए। इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखो। ये क्या है? वाई CO2 हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग। अभी CO2 ने क्यों कंट्रीब्यूट किया है? देखो बेसिक से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको अगर कुछ आइडिया नहीं चल रहा क्या है ये। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस क्या रहता है? ऐसे जो गैसेस जो हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा वार्म रखते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर ये गैसेस नहीं रहते तो हमारा जो अर्थ है वो अभी तक पूरा ठंडा हो गया रहता, आइसएज रहता हमारा पूरा पूरा। ये इसमें ज्यादातर तो, ज्यादातर बोल सकता हूँ, पूरा नहीं बोल सकता कि रेज भी आते हैं, पर रिफ्लेक्ट हो गए रहते हैं। तो अभी देखो, सन के रेज आते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव लेंथ। ठीक है, शॉर्ट वेव लेंथ के रेडिएशंस में आते हैं ये, अंदर आते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं तो लॉन्ग वेव होते हैं। ठीक है। जब ये लॉन्ग वेव ऊपर जाते हैं, मतलब आसमान में, तो कुछ कुछ गैसेस रहते हैं वो ट्रैप करते हैं इस रेडिएशन को। और ये ट्रैप करने से कैसे गर्माहट रहती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं ये, कि भाई समझ तो ऊब मिल जाए या फिर जो भी गर्मी रहती है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स है। इसमें अभी ऐसी कौन से गैसेस है? तो CO2 उसमें से एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और CO2 जनरली देखा जाए तो नेचुरली है, हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो CO2 ही है। पर हमारे जो ऐसे एक्टिविटीज हो गए जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, मेजर वो तो है ही, पोल्यूशन हो गया, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? जो इसका एक तो CO2 तो है ही, प्लस अलग अलग भी गैसेस है। मुझे आप बता देना कि ग्रीन हाउस गैस कौन से, और उसमें वाटर वेपर आता है कि नहीं, वो भी बता देना। तो उसके वजह से क्या हो गया, ये जो गर्मी थी नॉर्मल रेट से जो बढ़ना चाहिए तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है। इसलिए हमने एक पेरिस क्लाइमेट डील की थी 2015 में। तो उधर हमने टारगेट दिया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से, 1.5 डिग्री मतलब कितना होता है? इतना ही रहता है ना, हार्डली एक दो। और ये पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारा खुद का नहीं, ये घर का आजू बाजू का नहीं है। पूरा अर्थ का अगर हमें एक्चुअली देखा जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है। पर हमने टारगेट दिया 1.5, मतलब एटलीस्ट वो तो उसके हिसाब से तो करेंगे। और इस पर कुछ काम नहीं चल रहा है फिर मेरे हिसाब से तो। अभी कोई कोई लोग तो मान रहे भी नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज होती भी है, वो अलग बात है। अभी सूरज को ना मानने से सूरज को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वैसी बात है। तो ठीक है, आपको एक आइडिया लग गया ये CO2 का क्या चल रहा है मसला। अभी ये बोल रहे कि भाई CO2 क्यों इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या? पेट्रोल, कार्बन, जो भी पेट्रोल। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो खत्म हो सकते हैं फॉसिल में। फॉसिल के जैसे जो फ्यूल बन रहे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन वगैरह, बहुत सारे जो नेचुरल गैस हो गए। अभी ये बोल रहे कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग से एक्सपेक्टेड है कि भाई इंक्रीज 4.6% और बढ़ेगा ये 2024 में, द हाइस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा रहेगा, द हाइस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बोल रहा है ये, वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, ये जो है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का क्वांटिफाई करता है कि भाई कौन कितना देगा। फॉसिल बेस्ड CO2 emissions are set to touch a record high of 37.4 billion tons this year, a rise of 0.8% from 2023. The report said, at this rate, there is a 50% chance. पंखा बंद करना, पंखा। A 50% chance global warming will exceed 1.5 डिग्री सेल्सियस consistently in about 6 years। देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा ये, 15-50% चांसेस है इसके, और वो जाएगा ही। CO2 ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो अच्छी बात है कि उससे हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। एंड द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड है। ठीक है, इसका नाम सुन के एकदम घबरा मत जाना। अभी वाटर, अच्छा इधर दिया ही है क्या ग्रीन हाउस गैसेस? GHGs आर द गैसेस, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट द सन एमिट शॉर्ट वेव। अच्छा ये इन्होंने ही बता दिया, रेडिएशन और सनलाइट दैट पासेस। अच्छा ये उन्होंने भी बता दिया, प्लैनेट सरफेस टू वार्म इट, सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड इंफ्रारेड रेडिएशन व्हिच इज हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ। जो मैंने बताया वही बताया इन्होंने। GHGs हैज as CO2 and methane which cannot absorb short wave radiation। अभी शॉर्ट वेव रेडिएशन तो ट्रांसपेरेंट रहता है इनके लिए, ठीक है। और जैसे लॉन्ग वेव होते हैं, अभी इसके लिए क्या है, CO2 ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं इसकी वजह से। उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है हमें, इसलिए मोटा मोटा ऊपर ऊपर तक बताया था। दिस मीन्स दैट दे कैन अब्जॉर्ब वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इंक्लूडिंग द इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि आते हैं।
Simply put, GHGs act like a blanket that involves earth and insulates from the cold of space. This process of maintaining a warmer temperature is called the greenhouse effect. क्लियर है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? तो मैंने बता ही दिया। मुझे अगर पता रहता तो मैं बताया नहीं रहता। GHG इज लाइक CO2 CH4 वाटर वेपर ऑकर नेचुरली। अभी देखो इधर ही नाम दिया है, इसलिए वाटर वेपर भी है, ठीक है। एंड आर अ boon for the planet as without the greenhouse effect there would not be liquid water and any form of life. अगर देखा जाए तो जो नेचुरल ऑकर होते हैं ना, मीथेन, CO2, वाटर वेपर, तो इसकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है उसकी वजह से हमारा लिक्विड वाटर हो सका है, ठीक है। अगर वो नहीं रहते तो लिक्विड वाटर होता ही नहीं, और लिक्विड वाटर नहीं होता तो हमारे पास कोई लाइफ ही नहीं रहती। इन द सेंस आपको पता रहेगा कि लाइफ जो स्टार्टिंग है वो वाटर से हुई। द इश्यू दस इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ जीएचजीस बट देयर कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स। देखो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा में जाती है तो उसका हानिकारक ही होता है, भले वो मीठा हो, पानी हो। पानी भी एक्स्ट्रा पीने से आपका दिमाग आउट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा संभल के पीजिएगा। आपकी बॉडी जब डिमांड करेगी तभी पीना चाहिए, जबरदस्ती नहीं ठूसना चाहिए, ठीक है। फॉर अबाउट 1000 ईयर्स, अभी बोलते 3-4 लीटर पानी चाहिए। आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, पर आपको अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है और आप नहीं पी रहे तब की अलग बात है। एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर आई एम टॉकिंग, ठीक है। For about 1000 years before the Industrial Revolution, the greenhouse gas concentration remained relatively constant. Since then, there has been a constant rise in the same amount of GHGs, especially CO2 due to human activities. अब ये बोल रहे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1850s में, तब उसके पहले का जो लेवल था ना, नॉर्मल मतलब जैसा नॉर्मल गर्म रहना चाहिए हमारा टेम्परेचर, जितना रहना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, उसके सबसे सही था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था पता है? इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रीज आ गई मतलब क्या आ गया? पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन आ गया मतलब ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया। और जैसे ही इसका बढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट मोर हीट, इधर ही दिया है शायद, मैं शायद ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ बिना देखे। हीटिंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर, व्हाई CO2 हैज प्लेड मेजर रोल। In 2013, IPCC, the United Nations body that advances scientific knowledge about climate change, compared the radiative forcing or heating effect of three different climate drivers: GHGs, aerosol and land use. अच्छा, इन्होंने क्या किया? अभी देखो ये क्या चल रहा है। आईपीसीसी एक बॉडी है, तो इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया कि भाई हीटिंग इफेक्ट तीन अलग अलग चीजों का, कौन से, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस, एरोसोल्स क्या देखेंगे हम, शायद इन्होंने बता रहेगा, लैंड यूज। इट वॉज फाउंड दैट 1750 एंड, अच्छा 1750 हाँ सॉरी 1850 नहीं 1750, सॉरी सॉरी, had the highest positive RF meaning it had the greatest warming effect on the planet। सबसे ज्यादा जो था ग्रीन हाउस गैसेस में गर्म करने वाला CO2 है, ठीक है। द एनालिसिस आल्सो शोड दैट अदर GHG सच एज CH4 हाइड्रोकार्बन व्हिच आर मच मोर पोटेंट, अराउंड 80 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2। अब देखो ये तो था ही, उससे 80 गुना ज्यादा मीथेन है। HFC जो है वो उससे 1000 गुना डेंजर है। HFCs कैन बी thousands ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल, हैड लेस, अच्छा CO2 से भी कम इफेक्ट है HFC। There are two reasons for this. One, CO2 is much more abundant than CH4 and CHFCs. Since the onset of industrial times, human activities have raised atmospheric CO2 by 50%, according to NASA. Two, CO2 remains in the atmosphere longer than the other due to human activities. It takes about a decade CH4 emissions to leave the atmosphere, and about a century for nitrous oxide. And after a pulse of CO2 is emitted in the atmosphere, 40% will remain in the atmosphere for 100 years. Achha, 20% will reside for 1000 years, and while the final 10% will take 10,000 years to turn over. अभी देखो CH4 है, इसको 10 साल लगते हैं। इतना याद समझिए कि अगर आज ये CH4 ऊपर जा रहा है, मतलब एटमोसफेयर में जा रहा है, तो इसको खत्म होने 10 साल लगेंगे। वैसे अलग अलग को अलग अलग टाइम से लगेगा, पर CO2 को कैसे पता है? पहले कितना था ये? पहले 40% एटमोसफेयर में जो रहेगा उसको 100 साल लगेगा खत्म होने, पहले 40% को। फिर बाकी का बचा 1000, और उसके बाकी का बचा 10,000, जो फाइनल 10% रहेगा वो। Notably, water is the most abundant in the air. However, it has a short cycle, 10 days on an average, and does not build up in the atmosphere in the same way as CO2 does. ठीक है, मतलब बेसिक्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसमें कुछ इतना खास नहीं था। अफ्स्पा के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है वैसे। अब ये व्हाट इज अफ्स्पा वगैरह तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अफ्स्पा की हिस्ट्री देख सकते हैं हम वैसे, देखिए क्या, वाई हैज़ बिन अफर इम्पोज, अब क्यों इम्पोज किया? क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया। इम्फाल, बिष्णुपुर, जिरीबम, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट। अभी हमने पूरा फोर्स वगैरह पढ़ा है पूरा, लगा तो आपने मेरे कम्युनिटी सेक्शन में भी अफ्स्पा के रिगार्डिंग पूरा दिया है, तो हम इसको फिर से मतलब बार बार वही चीज़ दोहराने की जरूरत नहीं है हमें। ये तो ये हक्का डांस ही करती है, क्या हक्का, हक्का सॉन्ग है कि क्या है पता नहीं। माउरी ट्राइब है, माउरी, जिसको कुछ अगेंस्ट करना है तो सीधा वो डांस ही चालू, डांस है कि क्या है पता नहीं।
चलिए ठीक है, अभी इकोनॉमिक सेक्शन देखते कुछ है क्या। Domestic bombs, Boeing issues lays off 400 plus, FPI pulls out 2027 from India equities, Tata sells रैंकिंग। अच्छा छोड़ो, ये तो स्पोर्ट्स का तो इतना कुछ खास नहीं। टाइसन और जेक पॉल की फाइट, एज डिफरेंस देखो, ये इतनी मेरी एज है, उतना इनका डिफरेंस है। चलो कोई नहीं, चलो फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।